आज हम क्लास 7 की हिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। सभी चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स आप हमारे इंस्टाग्राम पेज स्टडी कैफे ऑफिशियल से पढ़ सकते हैं। एंड ये एनसीईआरटी नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो roxin4311 टेलीग्राम यूजर नेम से कांटेक्ट करके बाय कर सकते हैं। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है एंड इसमें सभी पॉइंट्स को कवर करवा दूंगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा है मानचित्र 1 और 2 पर नजर डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनवाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वो उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। देखिए मैं बता देती हूँ। ये जो फर्स्ट वाला है ये अल इदरीसी ने बनवाया कब 1154 में, और पीछे जो आपका दिया गया है मानचित्र 2 ये 1720 में बनवाया गया है। किसके द्वारा? एक फ्रांसीसी मानचित्रकार के द्वारा। आगे लिखा है अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां आज हम उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें से कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनाने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। नेक्स्ट पेज पर दिया है। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता था। नई और पुरानी शब्दावली यानी पहले के जो वर्ड्स थे वो अभी के वर्ड से कैसे सिमिलर है या भिन्न है, ये इस वाले टॉपिक में हम जानेंगे। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत सी बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है, यानी पहले की जो फारसी वो भी आधुनिक फारसी से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में नहीं आई, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। अभी हम देखेंगे कि कैसे बदलते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द लीजिए। आज हम आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के लिए अर्थ में लेते हैं, यानी हिंदुस्तान किसको बोलते हैं आज हम? अपने भारत को। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका आशय था पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से। यानी आज हम हिंदुस्तान के लिए यूज़ करते हैं, पर पहले जब इसका यूज़ किया गया 13वीं शताब्दी में तो यहाँ पर उसका यूज़ काहे के लिए किया गया था? पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना को लोकेट करने के लिए। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किस लिए किया। ठीक है, यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ कुछ समान था, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम जोड़ते हैं। यहाँ साइड में बस मैंने इन्हीं बातों को लिखा है कि 13वीं सदी में और अभी के टाइम में कैसे हिंदुस्तान वर्ड का मीनिंग चेंज हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। अब विदेशी को क्या कहते हैं? फॉरेनर। मध्य युग में मानो किसी गाँव में आने वाला कोई अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी शब्द होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। जैसे कि कोई स्ट्रेंजर होगा तो वो आपके लिए विदेशी होगा जो बाहर से आया होगा, पर अगर आप अलग धर्म को मानते हैं, अलग अलग धर्म के दो व्यक्ति हैं, तो हम उसे विदेशी नहीं कह सकते।
इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा, यानी क्लास 6 की बात कर रहे हैं। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री पर निर्भर रहते हैं। कुछ बातें पहले से ही काफी भिन्न थी। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। आगे दिया है, इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृतांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जिया, अदालत के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। अब अभिलेखागार क्या होता है? यहाँ पर दिया है एक ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, यानी संग्रहित करके रखा जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहाँ वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरे का रिकॉर्ड रखते हैं। उन दिनों छापेखाने तो नहीं थी, इसलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाजा ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। इस पूरे वाले में यही लिखा है कि अगर पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाई जाती है तो वो जो मूल ग्रंथ होता है वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृतांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृतांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृतांत की जानकारी ही नहीं थी। ये पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। नेक्स्ट पेज पर है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्र यानी जो बारूद वाले हथियार होते हैं उसका इस्तेमाल होना शुरू हुआ। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल भी रहा है। अध्याय 5, 6, 7 में से आप इनमें से कुछ के बारे में जानेंगे। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। देखो, मैंने आपको समझाने की जरूरत नहीं है, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिख रखा है। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिनका नाम राजपूत अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ आदि समूहों ने भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावरण में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक के वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम फलस्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे।
कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे। उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उन्हें दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाज का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियों का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। क्षेत्र और साम्राज्य, चोल, तुगलक या मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते थे। अतिशयोक्ति, आपने अलंकार पढ़ा होगा। अतिशयोक्ति अलंकार होता है जिसमें किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर बताना अतिशयोक्तिपूर्ण माना जाता है। साथ ही वे यह समझने की कोशिश भी करने लगे कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो चुकी थी। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकरावटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और अध्याय 4 की तालिका 1 की तुलना कीजिए। खलजी और मुगल वंश के शासन कितनी अवधि तक चले। जब हम चैप्टर 3 और 4 को कवर करेंगे तब मैं आपको उसमें बता दूंगी। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग में फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपरा में प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही, मगर समन्वय की सर्वश्रेष्ठीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। यानी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें बता रखा है कि किस तरीके से 18वीं शताब्दी में मुगलों का अंत हो गया और आपको आगे ये पूरा डिटेल में जानने मिलेगा, इसलिए मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं देती हूँ। पुराने और नए धर्म, इतिहास के जिन हजारों वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तित्व स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नई देवताओं, जो नए देवी देवता थे उनकी पूजा होने लगी, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहित के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया, यानी ब्राह्मणों को और ज़्यादा ऊंचा पद या ऊंचा स्थान मिलने लगा। नेक्स्ट पेज पर दिया है, इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके।
इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। मैं आपको यही बोल रही हूँ कि सब कुछ आपको आगे के चैप्टर्स में पूरा डिटेल में दिया गया है, तो यहाँ पर मैं आपको ऐसा छोटे तौर पर बताऊँ तो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। तो बस आप एक साथ देख लो कि आगे हम क्या पढ़ेंगे और आपका कोई पॉइंट छूटे बिना, इसलिए इसको हम कवर कर रहे हैं। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते और ईसाई किसको मानते हैं? उनका धर्म ग्रंथ है बाइबल। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो, यानी वो गरीब है या अमीर, अल्लाह उसको सबको स्वीकार करेगा। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते हैं, यानी जो विद्वान धर्मशास्त्री होते हैं उनको उलेमा भी कहा जाता है। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमान का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत की विभिन्न परंपराओं में कई महत्वपूर्ण अंतर रहे। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों का रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। एक लास्ट पेज और बचा है और चैप्टर खत्म हो जाएगा। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। देखो यहाँ पर नोट करने जैसी बात है, अगर मैं ये पॉइंट छुड़वा देती तो आप इसको फिर याद नहीं रख पाते। 19वीं सदी में अंग्रेज इतिहासकारों ने क्या किया? अपने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा, फर्स्ट हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बंटवारा हुआ, यानी ये जो डिवाइडेशन हुआ, ये धर्म के आधार पर किया गया। आगे लिखा है यह विभाजन इस विचारधारा पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। यानी उन्होंने सिर्फ धर्म को लेकर ही इसका बंटवारा किया। इसी दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती है। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक या तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषता तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़ा था उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। फर्स्ट वाला हमने एंशिएंट पढ़ा, यानी प्राचीन इतिहास, जो क्लास 6 में था। अब इस क्लास 7 में हम मध्यकालीन इतिहास को पढ़ेंगे, यानी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और सामाजिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधानों धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलाव के साक्षी रहे। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियाँ 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी, इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं। फिर भी मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है, यानी जो मध्यकाल है उसकी कंपैरिजन किससे होती है? आधुनिक काल से। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्ध प्रगति का भाव जुड़ा है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन हजारों वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चले, और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। यानी आज आपने जो अगले साल यानी 6th क्लास पढ़ी है उसका कंपैरिजन आप इस बुक से करना। जहाँ भी संभव हो ये देखें कि कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं।
और आज जो अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी ये देखें कि और भी क्या कुछ बदला है या सब वैसा ही है, यानी प्रेजेंट टाइम से भी इसका कंपैरिजन करना है। पेज टर्न करके देखते हैं तो चैप्टर खत्म हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर हमारा कवर हो गया। कल हम चैप्टर सेकंड को स्टार्ट करेंगे। क्लास 7th में भी कितने चैप्टर है हम देख लेते हैं आगे। इसमें आपके टोटल 10 चैप्टर्स है, जिसको जल्दी कवर कर लेंगे हम क्लास 7 को, फिर 8th स्टार्ट करेंगे। तो आप अच्छे से पढ़ना ताकि आपका बेस्ट कवर हो। बाकी अगर आप ये एनसीईआरटी नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम यूजर नेम roxan4311 से बाय कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं स्टडी कैफे में नई वीडियो के साथ। जय हिंद।